चलो भाई, तो अभी जितने लोग क्लास में जुड़ गए सबको गुड मॉर्निंग। आज बातों में काफ़ी समय ख़राब कर लिया गया जो अच्छा नहीं है, बट ठीक है, अब क्लास शुरू करते हैं। चलो, तो सबसे पहले लेक्चर की कोडिंग करो, और कोडिंग आप लोगों के साथ ऑलरेडी हो ही गई है, तो एक बार फिर से मैं उस पर चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि क्लास आज थोड़ी जल्दी शुरू हो गई थी, कई लोग लेट जुड़े होंगे। सबसे पहले तो ये बताओ, क्लियर दिख रहा है ना? क्योंकि आज इनिशियल टाइम है इस बोर्ड पर, तो हो सकता है कि कुछ लाइटिंग की समस्या या कहीं कुछ कैमरे की समस्या जाए, तो कुछ भी हो तो आप तुरंत कमेंट करो अगर कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, चलो, तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर की कोडिंग करो। हम लोग पढ़ रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। अरे मुझे नहीं देखना सर, आप दिखाई नहीं दे रहे हैं भैया, मुझे कम देखो, बोर्ड को देखो। ठीक है, मैं नहीं दिखाई दूं तब भी बोर्ड को देखो। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम में अब तक हमने लेक्चर 00 से लेकर लेक्चर 09 तक कर लिया है। मतलब लेक्चर 0 से लेक्चर 9 तक का लेक्चर कर लिया है। आज का लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 10। और आज का मुद्दा क्या होगा, आज का एजेंडा क्या होगा? तो आज के एजेंडा में हम लोग मुख्य रूप से 3 बातें पढ़ने वाले हैं। वो 3 बातें क्या पढ़ने वाले हैं? तो पहला मुद्दा है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। दूसरा मुद्दा, अच्छा, इसी में हमको 3 बातें पढ़नी है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो टॉपिक है, इसमें 3 बातें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे उष्मा गतिकी का प्रथम नियम, ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। अगर आप रसायन विज्ञान 11th क्लास का पढ़ें तो 11th क्लास के रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 में या 4 में है, आप देख लीजिएगा, चैप्टर नंबर 6 या 4 में 11th क्लास में है, और चैप्टर 6 में ही है। और 11th क्लास के फिजिक्स में अगर पढ़ोगे तो 11th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 21 में है। एनसीईआरटी में जो 2 बुकें होती हैं उसमें आप 21 में देखोगे तो ये चीज़ मिल जाएगा। खैर, हम लोगों को उतना डिटेल नहीं पढ़ना है। और जो पीडीएफ में आपको भेजूंगा, इवन जो क्लास 12th की बायोलॉजी पढ़ोगे तो क्लास 12th की बायोलॉजी में ठीक यही चैप्टर है इकोसिस्टम, उसमें भी ये नियम मिल जाएंगे। बट हमें यहाँ पे साधारण तौर पे पढ़ना है, सिंपल तौर पे समझना है, हमें बहुत डिटेलिंग नहीं करना है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, और एक और काफ़ी महत्वपूर्ण नियम है जिसका नाम क्या है, लिंडेमान का 10% का नियम। तो लिंडेमान का 10% का नियम क्या है वो देखेंगे। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पद देखेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण पद क्यों देखेंगे? क्योंकि हमें इधर समझना है क्या, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पारितंत्र में उत्पादकता। तो पारितंत्र में उत्पादकता को समझने के लिए अगर आपको समझ के पढ़ना है तब तो ये 4 शब्द आपको पता होने चाहिए, 4 परिभाषाएं पता होनी चाहिए, और रटना अगर है तब तो वैसे भी रट सकते हैं। हमारा पूरा लक्ष्य रटाई पर नहीं है बल्कि समझाई पर है, और इसलिए हम लोग पहले 4 पद पढ़ेंगे। और वो 4 पद क्या रहेंगे? कुछ महत्वपूर्ण पद। दूसरा एजेंडा जैव संश्लेषण, इंग्लिश में बोलते हैं बायोसिंथेसिस। दूसरा है जैव अवनमन, बायोडिग्रेडेशन। और तीसरा है जैव भार, बायोवेट। जैव भार बार बार हम सुनेंगे। और उसके बाद है क्या, जैव द्रव्यमान, बायोमास। जब ये 4 बातें हम पढ़ लेंगे तब जाके आगे हम बहुत अच्छे से इस बात को समझने के लायक हो जाएंगे कि पारितंत्र में उत्पादकता क्या होती है, प्रोडक्टिविटी इन इकोसिस्टम क्या होता है। और प्रोडक्टिविटी इन इकोसिस्टम में अगर हम जाके देखेंगे तो एक प्राथमिक उत्पादकता होगी और एक द्वितीयक उत्पादकता होगी। क्या, अभी पढ़ाऊंगा तो क्लियर कट समझ में आ जाएगा। प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकता में 2 चीज़ें बनेंगी, एक जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और इकोनॉमिक्स भी पढ़े थे आप लोग, तो इकोनॉमिक्स में जाकर देखोगे तो इकोनॉमिक्स में भी जीडीपी है, वो जीपीपी नहीं है। उसमें जीडीपी है, जीएनपी है, क्लियर है ना? हाँ, तो यहाँ पे जीपीपी है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और अगला क्या है, नेशनल प्राइमरी, सॉरी इकोनॉमिक्स तुम लोग दिमाग में लाके इकोनॉमिक्स ला दिए, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी।
और सेकेंडरली क्या है, जो द्वितीयक उत्पादकता क्या है वो हम समझेंगे। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में इसलिए आपको लिख दिया था, जो लोग लास्ट में जुड़े हैं उनके लिए स्पेशल मैंने ये बात फिर से एक बार रिपीट कर दिया कि एजेंडा उनको समझ में आ जाए, नहीं तो एजेंडा में लिखा कैसे है ये समझ में बात नहीं आएगी। तो अब क्लियर हो गया होगा कि आज पढ़ेंगे क्या। आज का लेक्चर में मुख्य रूप से 3 मुद्दे हैं और वो 3 मुद्दे जितने देर में कवर हो जाएं वो हम देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र, लेक्चर 10 और क्या क्या पढ़ेंगे वो मैंने आपको समझा दिया। कई बार आपको स्क्रीनशॉट लेना होता है, खैर एप्लीकेशन तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए इजाज़त देता नहीं है। अगर यूट्यूब वगैरह पे यही लेक्चर डाल दिए जाते हैं, कभी कुछ कुछ पार्ट जो डाले जाते हैं उसमें अगर किसी को लेना हो, अगर मान लीजिए ये यूट्यूब पे डल जाता है तो उसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। खैर स्क्रीनशॉट लेना आप लोग एकदम अपने दिमाग से निकाल दो, स्क्रीनशॉट लेने से कुछ बात बनती नहीं है, आप साथ साथ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब पढ़ते हैं, आगे की क्लास आज शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से खाद्य श्रृंखला दिखा देता हूँ। ये देखिए बोर्ड पर खाद्य श्रृंखला है जो पहले आपको मैं पढ़ाया हूँ। अब यहाँ पर ये क्या है, डीकम्पोजर्स हैं, अपघटक हैं। हमने खाद्य श्रृंखला पढ़ा था, याद करो। कभी मेंस में लिखने को आ जाएगा कि चराई खाद्य श्रृंखला क्या है और अपरद खाद्य श्रृंखला क्या है। दोनों का डिटेलिंग मैंने पूरा लिखवाया था, आप उसका दोनों का आंसर एक बार फिर से अपने हिसाब से लिख के भेजिएगा। तो अपरद श्रृंखला क्या है, खाद्य श्रृंखला, और दूसरा क्या था, चराई खाद्य श्रृंखला। दोनों मैंने समझाया था, फिर यहाँ समझाने की ज़रूरत है नहीं। बस एक बार, क्योंकि इसका रेफरेंस लगेगा और इसलिए एक बार फिर से बता देता हूँ कि देखो अपघटक को एक बार भूल जाओ। सबसे पहले प्रोड्यूसर, ये ऐसे स्वपोषी जीव होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, खनिज लवण, जल और सूर्य का प्रकाश लेते हैं, खुद खाना बनाते हैं। इसको प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता खाता है। प्राथमिक उपभोक्ता के बाद इसी को द्वितीयक उपभोक्ता, जिनको मांसाहारी बोलते हैं। ये तो शाकाहारी होते हैं बेचारे, घास फूस खा रहे हैं। ये शाकाहारी, मांसाहारी इसको खाते हैं। और मांसाहारी के बाद फिर तीसरा जो लेवल इसका होता है, ये और इससे बड़े मांसाहारी होते हैं जो इनको भी खा लेते हैं। और इसके ऊपर एक और मैंने आपको बताया था, चतुर्थ वाला, जो सबको खा लेते हैं, सर्वाहारी में आ जाते हैं। यही सेम टू सेम इधर लगा हुआ है, इसको भी देख सकते हैं, सेम वही बात है। यहाँ पर ये, यहाँ पे फिर प्रोड्यूसर ये दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी, सांप देखिए चूहे को खा जाएगा। बाद में जो टर्सरी है, तृतीयक है, उसमें चील क्या कर लेगा, सांप को खा जाएगा। और देखिए सूर्य के प्रकाश से ये क्या कर रहे हैं, अपना भोजन बना रहे हैं। ये जो तीर लगा है ना, इस तीर का मतलब अभी बाद में फिर लौट के आऊँगा तो मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एनर्जी पिरामिड फॉर अ ग्रासलैंड, एनर्जी पिरामिड फॉर अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम पीछे हम पढ़ चुके हैं। उस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो कैसे होता है वो पिरामिड के रूप में हम देखेंगे। पिरामिड में आपको अगले लेक्चर में ठीक से समझाऊंगा। जब ये जैव भार समझ लोगे, जैव द्रव्यमान समझ लोगे, ऊर्जा समझ लोगे कि कैसे ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, तो फिर इसी को पिरामिड बनाने के लिए एक विद्वान आएंगे, एल्टन मेयो। और एल्टन मेयो ने इसी को पिरामिड के रूप में दिखाया। अक्सर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनेगा, सीधा बनता है कि उल्टा बनता है, जैव भार का पिरामिड सीधा बनता है या उल्टा बनता है, या दोनों ही बन सकता है, जैव द्रव्यमान का पिरामिड उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा या दोनों बन जाता है। तो ये सारी बातें हमको तब समझ में आएंगी जब आज का लेक्चर पूरा भली भांति हम समझ लें तब। तो ये वाला आप देख लीजिएगा, ये तो पहले भी आपको समझाया गया है। यही बात इधर पीछे जो लगाया गया है वही कुछ लोगों के दिमाग में वैसे तो पढ़ाया गया है, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये आ रहा होगा कि एक मिनट इसको हटा लिया जाए, ये क्या आ गया बीच में भाई। आज थोड़ा आप लोग इनिशियल टाइम है तो कई ऐसी चीज़ें होंगी जो परेशान करेंगी मुझे, तो हटाओ, इसको हटाओ। दिमाग में ये रखो कि डीकम्पोजर्स, जो डीकम्पोजर्स हैं, इसका मतलब क्या, तो ये क्या करेंगे, अगर ये मर गया तो इसको भी क्या करेंगे, इनके शरीर में जो कुछ भी जैविक पदार्थ पाए जा रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ पाए जा रहे हैं, उनको सड़ा गला के फिर से क्या कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। पौधे मरेंगे तो उनको भी
कोई भी इसमें से जीव मरता है तो उसको ये क्या करेंगे, सड़ा गला के फिर से मिट्टी में मिला देते हैं, फिर से कार्बनिक, जिसको हम चक्रीकरण करके आगे टॉपिक भी पढ़ेंगे कि चक्रीकरण क्या होता है, साइकिल क्या होता है। ये बीच में क्या आ गया अभी कुछ समझ में मुझे नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अगले। ये तो हो गया कि आज का एजेंडा क्या है, ये क्लियर हो गया, आपको दिखा दिया। अब हम लोग सीधे टॉपिक पे अपने आगे बढ़ सकते हैं। पहला टॉपिक क्या है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। येलो कलर हटा देते हैं भाई, रेड कलर लेकर आते हैं। रेड क्लियर है, बताना तुम लोग अगर दिक्कत हो तो। चलो, पारितंत्र में बात सेम ही है, चाहे पारितंत्र बोलो चाहे पारिस्थितिकी तंत्र बोलो, एक ही बात है। कई बार लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं। और इसमें सबसे पहले समझ लो कि कोई भी पारितंत्र है, पारितंत्र क्या है हमने काफ़ी डिटेल में समझा है। तो कोई भी पारितंत्र है, उसको जीवन, ये उसके सस्टेन होने के लिए, उसको रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। हमारा जीवन ही क्या है, ऊर्जा पर आधारित है। अगर ऊर्जा नहीं है तो बात बनेगी नहीं। और ऊर्जा के स्रोत कितने हैं, तो पृथ्वी पर ऊर्जा के स्रोत बहुत से हैं। सूर्य तो है ही, भूतापी ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, अगर कृत्रिम तरीके से हम चले जाएं तो नाभिकीय ऊर्जा है, और तमाम प्रकार की ऊर्जाएं हैं कृत्रिम पारितंत्र में हम चले जाएं तो ऊर्जाएं बहुत सी हैं। लेकिन जीवन के लिए सबसे मूलभूत जो ऊर्जा है वो कौन सी है, सूर्य की ऊर्जा है। तो आप एक फ्लो चार्ट सबसे पहले ये बना लोगे कि किसी भी पारितंत्र के लिए ऊर्जा एक प्रमुख घटक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, किसी भी पारितंत्र के लिए, अभी जो हम लोगों की चर्चा चल रही थी क्लास में, इतने देर जो नुकसान हुआ इसमें यही चल रहा था ना कि सर बोर्ड लग गया है तो कहीं पीपीटी पर तो नहीं आ जाएंगे आप। नहीं, पीपीटी पे नहीं, इस बोर्ड का लगने का मतलब सीधा आपका थोड़ा सहूलियत हो जाए, मुझे भी सहूलियत हो जाए कि कुछ पिक्चर देखना है, कुछ एनिमेशन देखना है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं पढ़ाने के लिए जिसमें बार बार डायग्राम बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो डायग्राम से हम बच जाएंगे। खैर, आपको तो डायग्राम फिर भी हाथ से ही बनाना है, आप चिपका नहीं पाओगे। मैं तो यहाँ चिपका दूंगा लाके, जल्दी हो जाएगा मेरे लिए, थोड़ा सा आपके लिए क्लियर हो जाएगा। और लेकिन आपको तो अगर कोई डायग्राम है बनाना है तो वहाँ पे बनाना ही पड़ेगा। तो वो बातें हो गई थी, आगे चलते हैं। किसी भी पारितंत्र के लिए ऊर्जा एक प्रमुख घटक है। किसी भी पारितंत्र के लिए, बनाते रहो मेरे साथ, किसी भी पारितंत्र के लिए ऊर्जा एक प्रमुख घटक है। पीडीएफ जो भेजूंगा 12th क्लास का वो भी पढ़ना। ऊर्जा एक प्रमुख घटक है, इसलिए मैंने आपको बाद में जो घटक बताया था पारितंत्र के घटक, उस पारितंत्र के घटक में आपको याद होगा कि मैंने पारितंत्र के घटक में जैविक, अजैविक और एक ऊर्जा का भी घटक बना दिया था। इसीलिए क्योंकि ऊर्जा एक अलग से महत्वपूर्ण काफ़ी रोल अदा करता है पारितंत्र में, इसलिए ऊर्जा को एक अलग घटक मान लेते हैं। भले ही वो क्या है, अजैविक घटक है, लेकिन उसको हमने अलग से नाम दे दिया था कि 3 घटक पाए जाते हैं, जैविक, अजैविक और ऊर्जा घटक, इसीलिए बाद में बताया था इसको। तो किसी भी पारितंत्र के लिए ऊर्जा एक प्रमुख घटक है जो अलग अलग पारितंत्रों में अलग अलग प्रकार से या अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होता है। तो यहाँ लिखोगे क्या, कलर थोड़ा बदलता हूँ, वाइट लेके आते हैं। तो क्या लिखोगे, जो अलग अलग पारितंत्रों में, लिखवाऊंगा भी मैं बट पहले समझ लो, जो अलग अलग, 2 बार यहाँ लिख दिया, अलग अलग पारितंत्रों में, जो अलग अलग पारितंत्रों में अलग अलग प्रकार से, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होते हैं, अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होते हैं। कुछ लोग स्रोत बोलते हैं, स्रोत लिख लो, स्रोतों से प्राप्त होते हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है कि अगर कहीं कोई रसायन पोषी जीव हैं तो रसायन पोषी जीव के लिए ऊर्जा का काम क्या हो जाएगा, प्रकाश की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो रसायन पोषी जीव तो रसायन से ही, जो पीछे मैंने पढ़ा दिया था आपको,
तो रसायन पोषी जीव के लिए प्रकाश की जरूरत नहीं है। अलग अलग पारितंत्र में अलग अलग तरीके से ऊर्जा प्राप्त होगी। अब दिमाग में आपको ये रखना है कि ऊर्जा के स्रोत जो हैं मुख्य रूप से कौन कौन से हैं। अलग अलग प्रकार से प्राप्त होगा मतलब क्या, या तो भूतापी ऊर्जा, भूगोल में आप पढ़ेंगे भूतापी ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, इससे भी ऊर्जा मिल सकता है किसी पारितंत्र में। जैसे हमारा कृत्रिम पारितंत्र जो है, एक औद्योगिक पारितंत्र, इंदौर में पीथमपुरा क्या है या पीथमपुर क्या है, एक औद्योगिक एरिया है, तो हमने कृत्रिम रूप से वहाँ पारितंत्र बनाया हुआ है। उस पारितंत्र में किस प्रकार की ऊर्जा से वहाँ का संपादन हो रहा है उस पारितंत्र में, तो कृत्रिम ऊर्जा से, इलेक्ट्रिसिटी से वहाँ काम चल रहा है। हो सकता है कि सौर पैनल भी लगे हों, लेकिन मुख्य रूप से इलेक्ट्रिसिटी से वहाँ काम चल रहा है। तो कृत्रिम में तो अलग है, हम मुख्य रूप से यहाँ प्राकृतिक की बात कर रहे हैं। तो एक क्या हो गया भूतापी ऊर्जा, हो सकता है कि यही हो जाए, ज्वारी ऊर्जा से भी कहीं काम चल जाए, लेकिन मुख्य रूप से क्या होता है सूर्य की ऊर्जा, जिसको हम बोल सकते हैं सौरिक ऊर्जा इत्यादि। तो बहुत से ऊर्जा के रूप हैं और अलग अलग पारितंत्रों में अलग अलग तरीके से प्राप्त होंगे। अभी डायग्राम बना लो, बाद में बोल के लिखवा दूंगा 5-10 मिनट में। ये डायग्राम आपको फटाफट रिवीजन करने में काम आएंगे। क्लास में सुने हो तो रिवीजन करने में केवल देखोगे तो काम चल जाएगा। इसी बात को मैं बोल के लिखवा दूंगा। अब यहाँ पे फिर जस्ट क्या लिखोगे, परंतु पृथ्वी पर, इसी तीर से आगे निकाल के इधर लिखो, परंतु पृथ्वी पर जीवन के लिए, परंतु पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत, सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा है। वही सौरिक ऊर्जा, स्रोत यहां लिखता हूं सौर ऊर्जा है। परंतु पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत कौन है, सौर ऊर्जा है। इतनी बात तो सबको क्लियर है। जीवन के लिए तो सौर ऊर्जा, पादपों से हमारा खाना मिलता है, पादपों से या फिर जंतुओं से। या तो आप साग खा लेते हो या चिकन खा लेते हो या बकरा खा लेते हो, तो दोनों कहाँ से मिल रहा है, पादप पालक जो खा रहे हो वो कहाँ से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, तो सन की ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। हालांकि आजकल कृत्रिम तरीके से भी हमने उनको प्रकाश देना शुरू कर दिया है, जो हम लोग तकनीक में पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी में। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखें तो सूर्य की ऊर्जा से पौधे अपना खाना बना रहे हैं, उसको शाकाहारी खा रहे हैं, तो वहाँ से इनडायरेक्टली उनको सूर्य से ही ऊर्जा मिली। उसको मांसाहारी खा रहे हैं तो उनको भी इनडायरेक्टली ऊर्जा कहाँ से मिली, सूर्य से ही मिली। तो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा क्या है, सूर्य की ही ऊर्जा है। अभी तक इसका कोई विकल्प इसको रिप्लेस कर दे कि सूर्य रहे नहीं तब भी हमारा काम चल जाए, ये संभव नहीं है। जिस दिन सूर्य खत्म, हालांकि अभी बहुत समय है, पीछे आप पढ़े होंगे कि अभी तो 4.5 बिलियन उसका उम्र हुआ है, अभी 5.6 या 5.5 के आसपास बचा हुआ है। खैर वो आगे की बात है, वहाँ देखेंगे। अब ये बात हो गया कि मुख्य रूप से सूर्य का ऊर्जा ही हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। अब आप इसके जस्ट नीचे लिखोगे कि सौर ऊर्जा का प्रयोग करके पारितंत्र के जैविक घटक, इसके जस्ट नीचे ही लिखो, सौर ऊर्जा का प्रयोग करके, भाई ये सौर ऊर्जा का प्रयोग करके, आखिर में सौर ऊर्जा अगर महत्वपूर्ण है तो इसका होता क्या है, तो उसके जस्ट नीचे लिखो सौर ऊर्जा का प्रयोग करके। मैं आप लोगों का चैट कंटिन्यूअस देख रहा हूँ, रिप्लाई या उस पर कमेंट तभी करेंगे जब काम का हो, तो अनावश्यक बात नहीं, जब क्वेश्चन पूछना है तभी। अब दिख रहा है तो फिर क्या, 4 लोग बोल रहे हैं क्लियर दिख रहा है, 1 बोल रहे हैं क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप थोड़ा सा अपने नेटवर्क को ठीक कर लीजिए, खिड़की वगैरह खोल लीजिए। सौर ऊर्जा का प्रयोग करके पारितंत्र के जैविक घटक,
पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र एक ही बात है। पारितंत्र के जैविक घटक जो जिंदा हैं, सजीव हैं, उनको जैविक घटक क्या करते हैं? जैव भार का निर्माण करते हैं। यहाँ लिखेंगे जैव भार का निर्माण। देखो नया शब्द आ गया ना ये, और इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया है। पहले ही पीछे बताया कि इसको पढ़ेंगे, जैव भार नहीं पता रहेगा, उत्पादकता समझ में नहीं आएगी। तो सौर ऊर्जा का प्रयोग करके पारितंत्र के जैविक घटक क्या करते हैं? जैव भार का निर्माण करते हैं। अपने अभी बताएंगे जैव भार क्या होता है। जैव भार जो अपने शरीर में पालक ने अपने शरीर में इकट्ठा कर लिया है ना, कार्बनिक पदार्थों को, अकार्बनिक पदार्थों को, वो उसका जैव भार हो गया है। देखेंगे ये भी एक जैव द्रव्यमान होता है, एक जैव भार होता है। और जो इकट्ठा कर लिया है वही तो अगले के लिए ज़रूरत पड़ रहा है ना, वही तो बकरी जाके उसी हिस्से को तो खा ले रही है, और फिर बकरी उसको अपने शरीर में इकट्ठा करके रखी हुई है कुछ हिस्सा, तो उसको कौन खा ले रहा है? जो मांसाहारी लोग हैं वो खा ले रहे हैं। तो इसी बात को बोला जा रहा है। जैव भार को मैं डिफाइन करूंगा अलग से, अभी बस इतना समझो कि सौर ऊर्जा का प्रयोग करके पारितंत्र के जैविक घटक जैव भार का निर्माण करते हैं। और जब जैव भार का ये निर्माण करते हैं तो क्या करते हैं? खाद्य श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, निर्माण करते हैं तथा खाद्य श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। खाद्य श्रृंखला पीछे पड़ चुके हैं कि खाद्य श्रृंखला रियल में नहीं होता है, खाद्य जाल होता है। रियल टर्म क्या होता है? खाद्य जाल। बट पढ़ने के लिए अक्सर हम श्रृंखला प्रयोग कर लेते हैं। तो खाद्य श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इतनी बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, खाद्य श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। 5 मिनट में इतनी बात एक बार रिवाइज कराता हूँ और फिर मिटाऊंगा नहीं, आगे बढ़ जाता हूँ, जिससे कि लास्ट में आपको दिखाने के लिए आसानी रहेगी। समझो क्या बताया कि किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। और हर एक पारितंत्र में जो ऊर्जा होती है अलग अलग प्रकार से, अलग अलग स्रोतों से प्राप्त हो सकती है। वो आगे हम देखेंगे, भी क्लियर होगा। ऊर्जा के इस पृथ्वी पर बहुत से स्रोत हैं, जिनमें से मुख्य हमने 1-2 लिख दिया। भूतापी ऊर्जा, जियोथर्मल, ज्वारीय ऊर्जा और सौरिक ऊर्जा इत्यादि। सारे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आगे आगे हम क्या कि परंतु पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत कौन है? सौर ऊर्जा ही है। सौर ऊर्जा का प्रयोग करके पारितंत्र के जैविक घटक क्या करते हैं? जैव भार का निर्माण करते हैं। और जैव भार का निर्माण जब करते हैं तभी खाद्य श्रृंखला आगे बढ़ती है। जैव भार के जगह पे आप चाहो तो अपने कॉपी में ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा लो, आज के ही लेक्चर में आगे मिल जाएगा। वैसे अभी सिंपल आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लो हम ही अपने शरीर में तमाम प्रकार की चीज़ें, जो कुछ भी खाना खा के क्या कर रहे हैं, उस खाने से कुछ श्वसन में, अपने कार्य में भी पढ़ा रहा हूँ तो ऊर्जा निकाल रहा हूँ, कुछ उत्सर्जन में निकल जाती हैं चीज़ें, और बाकी सारी चीज़ें क्या हैं? शरीर में अस्थि, मांस, मज्जा, जो बायो में पढ़े हैं आप, बन रहा है, वो इकट्ठा हो गया है। अब जो इकट्ठा हुआ हिस्सा ही इमेजिन कर लो कि कभी शेर किसी व्यक्ति को खा लिया, तो शेर के लिए तो वो खाना हो गया। तो हमने क्या कर लिया? आहार श्रृंखला को आगे बढ़ा दिया। आप चिकन को खा लेते हैं तो चिकन भी तो कुछ खाया हुआ है, उसने उस चीज़ को खाकर आहार श्रृंखला को आगे बढ़ा दिया। तो वही बात बोला जा रहा है कि जैव भार का निर्माण करते हैं जैविक घटक, और फिर वो जैविक घटक क्या करते हैं? आहार श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अगर ऐसा न हो तो एक पारितंत्र चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि भोजन के माध्यम से ऊर्जा का ट्रांसफर होगा इसमें। केवल सूर्य, ऐसा नहीं कि हम सूर्य के धूप में जाके, जैसे हम इंसान हैं, सूर्य के धूप में जाके मस्त 1 घंटे बैठ गए, बोल दिए कि पेट भर गया। हमारे शरीर में थोड़ी नहीं क्लोरोफिल है, हम थोड़ी नहीं खनिज लवण और पानी लेकर खाना बना सकते हैं। हम बहुत कर सकते हैं। तो सूर्य के धूप में बैठ गए, तो जो पढ़ाया था मैं आप लोगों को बायो वाले लेक्चर में, कुछ लोगों का नहीं भी हुआ है इसमें, कि हमारे शरीर में स्टीरोल, वसा का एक प्रकार स्टीरोल, जिसका एक रूप होता है कोलेस्ट्रॉल, अर्गोस्टेरॉल, वही सूर्य के यूवी रेज से या सूर्य के रेज से अभिक्रिया करके क्या कर देता है? विटामिन डी बना देता है। इतना ही करेगा। वो विटामिन डी बनने के लिए वसा चाहिए। विटामिन डी बनने के लिए आपके चमड़ी के नीचे जो स्टीरोल है, कोलेस्ट्रॉल या स्टीरोल, कोलेस्ट्रॉल रूप होता है स्टीरोल का ही, तो स्टीरोल नामक वसा होनी चाहिए, तभी विटामिन डी बनेगा। पेट थोड़ी नहीं भरेगा। लेकिन पेड़ पौधे
सूर्य के प्रकाश से पानी और खनिज लेकर अपना खाना बना लेते हैं। अपने शरीर में जैव भार पैदा किए, उस जैव भार को आगे कोई जीव खाया, फिर आगे कोई जीव खाया, आगे कोई जीव खाया, तो उस खाद्य के माध्यम से, खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ही क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह होगा। तो हम देखेंगे आगे। अभी इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग इसको फिर से मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। अभी आगे बढ़ते हैं, आपकी कॉपी में भी इतना आ गया होगा। नेक्स्ट पेज। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात आ रही है कि सर ऊर्जा का स्थानांतरण आप जो ऊपर बोले हैं कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, अगर उसका डेफिनेशन हमको परिभाषा देना होगा तो क्या देंगे, तो अब उसकी परिभाषा ज़्यादा अच्छा समझ पाओगे। तो अब उसके जस्ट नीचे लिखो, आपका तो कंटिन्यू चलेगा, मेरा पेज खत्म हो गया, आपका भी खत्म हो गया, तो अगले पेज पे ऐसे ही एरो लगा के लिखिए। क्या लिखेंगे, किसी पारितंत्र में निम्न पोषण स्तर से, परिभाषा अगर आपको देना है तो लिखेंगे किसी भी पारितंत्र में, या किसी पारितंत्र में भी नहीं लगाना है तब भी चल जाएगा, किसी पारितंत्र में ऊर्जा का, या ऐसे बोलो किसी पारितंत्र में निम्न पोषण स्तर से, ऐसे लिख लो, निम्न पोषण स्तर से, निम्न पोषण स्तर से ऊर्जा का, निम्न पोषण स्तर से ऊर्जा का उच्च पोषण स्तर में, उच्च पोषण स्तर में प्रवाहित होना ही क्या है, प्रवाहित होना ही क्या कहलाता है, या स्थानांतरित लिखो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, स्थानांतरित होना ही, स्थानांतरित होना ही किसी, होना ही उस पारितंत्र में, उस पारितंत्र में, उस पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कहलाता है, ऊर्जा का प्रवाह कहलाता है। इस बोर्ड से इतना ही फायदा हो गया है कि जो मैं लिखा हूँ उसको फिर डबल से आपको दिखा पाऊंगा, मिटाने का झंझट नहीं है। पीपीटी रेयर केस में जहाँ एकदम कुछ ज़रूरत रहेगा वहीं लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे। तो कोई पूछेगा कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो हेडिंग है हमारा पहला, उसका परिभाषा क्या होगा, तो उसके लिए पहले हमने बेसिक समझा, और अब परिभाषा क्या हमने समझ लिया कि किसी पारितंत्र में निम्न पोषण स्तर से। इसलिए मैंने आपको फिर से एक बार वो डायग्राम दिखाता हूँ, हालांकि अब तक कई बार आप समझ चुके हैं। देखिए निम्न पोषण स्तर से, ये हट ही नहीं रहा है नालायक। देखो निम्न पोषण स्तर से, ये निम्न पोषण स्तर है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे उच्च पोषण स्तर आ जाएगा। आगे हम जीव संख्या का पिरामिड देखेंगे, उसमें भी समझ में आ जाएगा। ऐसे ही देखो ये निम्न पोषण स्तर है, उच्च पोषण स्तर में तो ऊर्जा का प्रवाह, इसको ये खाएगा, कुछ ऊर्जा इसमें जाएगी, फिर ये इसको खाएगा, फिर इसको खाएगा। तो एकदम सिंपल परिभाषा है। स्थानांतरण, एक जगह से दूसरे जगह तक जाना ही क्या कहलाता है, स्थानांतरण, ट्रांसफर। तो परिभाषा क्या हो गया, फिर से मिला लो परिभाषा को। ये परिभाषा देखो, किसी भी पारितंत्र में निम्न पोषण स्तर से ऊर्जा का उच्च पोषण स्तर में स्थानांतरित होना ही उस पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कहलाता है। उस पारितंत्र में लगाना जरूरी है, हर पारितंत्र में अलग अलग होगा ना। तो उस पारितंत्र में, जिस जैसे में तालाब का पारितंत्र है, उष्णकटिबंधीय वनों का पारितंत्र है, मैंग्रोव का पारितंत्र है जो पीछे हमने पढ़ा है, स्थलीय पारितंत्र है, जलीय पारितंत्र है। किस प्रकार का पारितंत्र ले रहे हैं, उस पारितंत्र का क्या कहलाएगा, ऊर्जा फ्लो कहलाएगा। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गया है तो अब हमारा आगे थोड़ी सी कहानी चलेगी कि ये कैसे बनता है। हमने अभी एक टॉपिक, सिर्फ एक परिभाषा को समझने के लिए इतनी बातें किया, अदरवाइज इतना भी लिखवा के मैं आगे बढ़ सकता था। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप एक बार यहाँ पढ़ने के बाद बार बार आपको तकलीफ हो। समझ के पढ़ के जाओगे ना तो क्वेश्चन बड़ा आसान लगेंगे, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस।
समझ के नहीं पढ़ के गए हो तो दिक्कत होगी। और जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं सब मैक्सिमम 12th लेवल का, चाहे यूपीएससी निकालना हो चाहे एमपीपीएससी निकालना हो, बार बार बोलता हूं मैं कि मैक्सिमम 12th का पढ़ना है, मैक्सिमम 12th तक पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, बस इतना है कि 12th तक के मैक्सिमम उसमें सारे सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं आपको। पहले पीसीएम पढ़ लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश आ जाता था बस, अब इतिहास भूगोल इकोनॉमिक्स सब पढ़ना है, बस इतना अंतर है। चलो अब थोड़ा दिमाग में रखो कि किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के प्रवाह को समझने के लिए, यहाँ लिखो, किसी खाद्य श्रृंखला में, वैसे तो खाद्य जाल वास्तविक रूप में होता है, पहले बता दिया हूं मैं आपको, जो टफ काफ़ी होता है। घास को केवल चूहा ही नहीं खाता है, बल्कि घास को और भी बहुत जीव खाते हैं। जो मैंने फूड वेब बनाया था, जाल बनाया था, रियल में वो होता है। पढ़ने के लिए श्रृंखला का प्रयोग अक्सर करते हैं हम। तो किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के प्रवाह को समझने के लिए, ऊर्जा के प्रवाह को समझने के लिए, ऊर्जा के प्रवाह को समझने के लिए निम्नलिखित 3 नियमों का, ऊर्जा के प्रवाह को समझने के लिए निम्नलिखित 3 नियमों का ज्ञान आवश्यक है। निम्नलिखित 3 नियम महत्वपूर्ण हैं। डायरेक्ट मैं लिंडमान का नियम आपको बता दूं तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं, थोड़ी सी बातें हम कर लेंगे जिससे कि क्लियर हो जाए। तो आप ये उसके नीचे ही लिख लीजिए, किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के प्रवाह को समझने के लिए निम्नलिखित 3 नियम महत्वपूर्ण हैं। अच्छा ये बताओ कि अब इसको बोल के मैं इतना लिखवाऊं या नहीं, क्योंकि यही बात तो डबल से लिखवाऊंगा, सेम यही बात लिखवाऊंगा, तो उसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा एप्लीकेशन पर ही। आप लोगों के बैच में उसका पीडीएफ भेज दूंगा एप्लीकेशन में। तो आपको अगर पैसेज में लिखना होगा तो वैसे लिख लीजिएगा, मैंने इसको डायग्राम फॉर्म में कर दिया, ठीक है। इक्का दुक्का लाइन और बढ़ जाएगा उसमें, जब पैसेज में करोगे तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। चलो इतनी बात हो गई। अब ये 3 नियम क्या है पहले ये समझो, फिर अगले मुद्दे पर चलें। देखो 3 नियम क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। यहाँ से शुरू इस बार करता हूँ। सबसे पहले करेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। अब आपके दिमाग में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मैं पहले ही बोला कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का मतलब क्या, कि ये आपको 11th क्लास में 2 जगह पढ़े हैं अगर जो साइंस पढ़े होंगे। एक तो केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 में, एनसीईआरटी डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, मैं भेज भी दूंगा उस वाले चैप्टर को। और 12th के फिजिक्स में भी है ऊष्मागतिकी। तो हमें उस लेवल पे नहीं जाके पढ़ना है, लेकिन इतना बात ज़रूर हमको पता होना चाहिए। अच्छा दूसरी बात और, आप सिलेबस देखो, एमपीपीएससी का सिलेबस यहाँ लिख रहा हूँ, इसको मिटा दूंगा इतनी बातें। एमपीपीएससी मेंस का पेपर 3rd जाके देखो, सिलेबस आपके पास है। मेंस के पेपर 3rd का यूनिट पेपर 3rd यूनिट फर्स्ट अगर आप देखोगे तो यूनिट फर्स्ट में लास्ट वाला पॉइंट लिखा हुआ है क्या, ऊष्मा। लास्ट पॉइंट का नाम लिखा है क्या, ऊष्मा। बहुत जल्दी कल या परसों से 2019 और 2000 मतलब पुराना सिलेबस और नए सिलेबस को मिला के एक बार सिलेबस का डिस्कशन करूंगा मैं, और वो यूट्यूब पर भी उपलब्ध रहेगा। आप लोगों के साथ नहीं करूंगा क्योंकि आपका प्रीलिम्स आ रहा है, परेशान होंगे आप लोग, तो मैं उसको रिकॉर्ड ही करूंगा। आप उसको जब भी समय मिलेगा देखिएगा। सिलेबस वैसे तो आप लोगों को समझाया गया है, लेकिन उसमें और बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि उस समय वाइट बोर्ड पे लिख के कर रहा था, अब इसमें पीडीएफ लगाकर फिर समझाएंगे तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो ऊष्मा में जाकर देखोगे 3 बातें इसमें लिखा हुआ है, मैं सिलेबस से ही बोल रहा हूँ। ताप मापन, थर्मामीटर, ऊष्मा का रूपांतरण, 3 बातें बोला है क्या। ताप मापन, फिजिक्स में पढ़े हैं कि ताप क्या होता है, ऊष्मा अलग चीज़ है, ताप अलग चीज़ है, दोनों में अंतर है। थर्मामीटर, विभिन्न प्रकार के थर्मामीटर भी होते हैं।
और एक और चीज़ बोला हुआ है इसमें, क्या, ऊष्मा का रूपांतरण। बस समझ लो कि ऊष्मा का रूपांतरण में ऊष्मागतिकी का नियम आ जाएगा। सॉरी, ऊष्मा का रूपांतरण। अब सिलेबस जिनको आइडिया नहीं है वो कई बार उनको लगता है कि ऊष्मागतिकी का नियम फिजिक्स में नहीं मिलेगा। फिजिक्स में मिलेगा। ये क्यों? ऊष्मा का रूपांतरण आपको पता है ना कि अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, तो खाद्य ऊर्जा, 2-4 रोटी खाया हूँ उससे ऊर्जा मिली है, तो खाद्य ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में मैं क्या कर रहा हूँ, परिवर्तित कर रहा हूँ। ऐसे ही जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आप देखोगे तो पौधे क्या करते हैं, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, उसके बाद 6H2O, फॉर्मूला सही है ना, हाँ, और उसके बाद क्या करते हैं, ये ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6, और उसके बाद फिर इसके साथ साथ वो ऑक्सीजन निकालते हैं, जिसको हम लोग या अन्य जीवधारी जो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीशोषण करते हैं, वो लेते हैं। तो ये भी क्या कर रहे हैं, यहाँ प्रकाश है ना, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश यहाँ मिल रहा है, तो प्रकाश ऊर्जा किस में बदल रही है, देखिए रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, या एक तरीके से फूड ऊर्जा में भी बदल रही है, ये इस तरीके से बोल सकते हो। तो फिजिक्स में भी है ये बात, और फिजिक्स में आपको ऊर्जा का रूपांतरण, जहाँ भी ऊष्मा का रूपांतरण पढ़ेंगे ये बात समझनी पड़ेगी। खैर, हमें पढ़ना है क्या, ऊष्मागतिकी का नियम, थर्मोडायनामिक्स का लॉ, जिससे कि हम पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को समझ सकें। उस बीच में मैंने आपको ऊष्मागतिकी के बारे में, अच्छा ऊष्मागतिकी क्या है ये भी समझ लो, फिर पेज बदल देता हूँ। कोई पूछ ले कि ऊष्मागतिकी क्या है, तो थोड़ा इससे और क्लियर हो जाएगा। ऊष्मागतिकी का मतलब सिंपल अभी बताना कि मैं रसायन और भौतिक की शाखा नहीं बोल रहा हूँ कि रसायन की शाखा या भौतिक की शाखा, मैं तो बोल रहा हूँ विज्ञान की शाखा। क्या बोलोगे, विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा, लिख लो काम करेगा, हर बात समझते हुए चलो। विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा के रूपांतरण से संबंधित, ऊष्मा के रूपांतरण से संबंधित विषयों का, नोट डाल के कहीं लिख लेना इसको, संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है, विषयों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहते हैं नहीं लिखूंगा मैं, आप खुद लिख लो, किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ऊष्मागतिकी। प्रथम नियम नहीं है, नींद में मत रहना, मैं ऊष्मागतिकी क्या है बस ये अभी समझा रहा हूँ, क्योंकि जब उधर फिजिक्स की टॉपिक को बताया तो ऊष्मागतिकी को सिंपल मैंने बता दिया आपके हिसाब से। क्या बताओगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा के परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है या ऊष्मा के रूपांतरण से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, ऊष्मागतिकी। अब ऊष्मागतिकी में हमको इतनी बात, अच्छा ऊष्मा क्या है ये भी समझ लो, इतनी बात समझ गए तो ऊष्मा क्या है मन में आ रहा होगा। तो हमको पता है ऊष्मा क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा क्या है, ऊर्जा का एक रूप है, जिसके होने से वस्तुएं गर्म, जिसके होने से वस्तुएं क्या होती हैं, गर्म, जिनके होने से वस्तुएं गर्म व न होने से वस्तुएं ठंडी प्रतीत होती हैं, न होने से वस्तुएं ठंडी प्रतीत होती हैं। अब देखो ये फिजिक्स की बातें हैं, लेकिन मेरा लक्ष्य ये रहता है कि मैं आपको हर एक चीज़ समझाते चलूं। मैं अब तक ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम समझा दिया होता, द्वितीय नियम भी समझा दिया होता, लेकिन आपको एक बार सिलेबस से मैंने जोड़ा कि एमपीपीएससी के मेंस का पेपर 3rd में जाकर देखोगे, यूनिट 1 में लास्ट पॉइंट दिया है ऊष्मा, और इसमें 3 बातें लिखा है। ऊष्मा का रूपांतरण जो बोला है, उस ऊष्मा के रूपांतरण नाम से आप देखो परिभाषा, यहाँ ऊष्मागतिकी का जो सिंपल परिभाषा मैंने बताया, इससे समझ में आ रहा है कि वहाँ कभी आपको मेंस में, जैसे इस बार मेंस में परेशान कर दिया ना, VSPER जो पूछा था केमिस्ट्री में, वैसे कभी पूछ ले, आप बोलोगे सिलेबस में नहीं था, तो सिलेबस में था। तो ये बात आप दिमाग में रखो। ऊष्मा के और भी डेफिनेशंस दिए जा सकते हैं, ऊष्मागतिकी के भी अन्य और तरीके से डेफिनेशन दिए जा सकते हैं। मैंने आपको सामान्य अध्ययन के हिसाब से समझ में आ जाए
इस प्रकार से बातें बताई हैं। अब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम अगले पेज पे करेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, बचपन से सुनते आ रहे हो। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या बोलता है, तो इसको ऊर्जा संरक्षण का नियम भी बोलते हैं। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार ये बोलता क्या है, तो इसके अनुसार किसी बंद निकाय की ऊर्जा, अब बंद निकाय क्या है वो फिजिक्स में देखिएगा जब पढ़ेंगे, तो जिनका छूट गया है वो वहाँ पढ़ेंगे तो देखेंगे, और जिनका हो गया है उनको आइडिया है। मैंने निकाय बहुत डिटेल में समझाया था। किसी बंद निकाय की ऊर्जा, किसी बंद निकाय की ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। अब बड़ा टफ लैंग्वेज हो गया है आपके लिए, सदैव संरक्षित होती है या रहती है। अब ये तो काफ़ी टफ हो गया, इसी को आप कैसे बोलोगे, अर्थात इसी बात को हम बोलते हैं, अर्थात ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है या विनष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से, केवल एक रूप से दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बड़ा सिंपल सी बात है, शुरू से ही सुनते आ रहे हैं आप। ऐसे ही फिजिक्स में द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत पढ़ते हैं, संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़ते हैं, बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो ब्रह्मांड है ना, यूनिवर्स, इसलिए जब शुरुआत करता हूं तो मैं ब्रह्मांड की जरूर बात करता हूं। जो हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ये एक बंद निकाय है। हमारा ब्रह्मांड एक बंद निकाय है, और इस बंद निकाय की जो भी ऊर्जा है वो न तो नष्ट होती है और न ही उत्पन्न होती है, बल्कि सिर्फ क्या होती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। अभी हमने 2-4 रोटी खाया, खाद्य ऊर्जा हमारे शरीर में मिल गई, और उस खाद्य ऊर्जा को मैं आप लोगों को पढ़ाकर बोल कर क्या कर दे रहा हूँ, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं पढ़ाते समय हाथ भी चला रहा हूँ, थोड़ा टहल भी रहा हूँ, तो गति में आ रहा हूँ, तो गतिज ऊर्जा में भी उसको क्या कर रहा हूँ, परिवर्तित कर रहा हूँ। इसका मतलब ऊर्जा नष्ट नहीं हो रही है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में क्या हो जा रही है, बदल जा रही है। अर्थात आप ऐसा भले ही बोल सकते हो कि एक प्रकार की ऊर्जा जैसे ही अदृश्य होती है, समाप्त होती है, तो वो उतनी ही प्रकार की दूसरे प्रकार की ऊर्जा क्या हो जाती है, निर्मित हो जाती है। इस बात को ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो एक काम करो, ये बात तो लिख ही लिए, इसके जस्ट नीचे एक लाइन और लिख लो। लिखो, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, क्योंकि मुझे फिर पेज बदलना पड़ेगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा के विभिन्न रूपों की तुल्यता को दर्शाता है। प्रीलिम्स में कभी पूछ लेगा, ऊर्जा के विभिन्न रूपों की क्या करता है, तुल्यता को दर्शाता है। ऊर्जा के बहुत से रूप हैं, ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं, ऊर्जा के विभिन्न रूप जैसे देखिए, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, तमाम प्रकार की ऊर्जा है। इन सभी ऊर्जाओं में तुल्यता को दिखाता है। तुल्यता मतलब बराबर, तुल्यता मतलब क्या, इक्विवेलेंट को दिखाता है। मतलब ध्वनि ऊर्जा बदल जा सकती है प्रकाश में, प्रकाश ऊर्जा बदल सकती है ध्वनि में, यांत्रिक ऊर्जा बदल सकती है प्रकाश में,
विद्युत ऊर्जा बदल सकती है, प्रकाश में बदल ही रही है। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे लाइटिंग है, इलेक्ट्रिसिटी से जल रहा है, तो विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है किस में? प्रकाश ऊर्जा में। मतलब हमको लग रहा है कि विद्युत ऊर्जा नष्ट हो रही है, हमको ऐसा आभास हो रहा है कि विद्युत ऊर्जा नष्ट हो रही है। बट अब आप बोलेंगे विद्युत ऊर्जा अदृश्य हो रही है, हमें लग रहा है कि नष्ट हो रही है, लेकिन वो किसी अन्य फॉर्म में क्या हो जा रही है? कन्वर्ट हो जा रही है, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ पे पंखा चल रहा है, पंखा में विद्युत आई तो ये विद्युत क्या हो गया है? गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है या यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया है। अभी आगे कुछ और आपके मन में आ रहा है कि सर ये बोलिए, वो दूसरे नियम में बोलेंगे। अभी इतना बस समझो, यही मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा होता तो इसका और बहुत बड़ा बातें होती, लेकिन वो प्योर फिजिक्स पढ़ते हैं आप 12th का या फिर IIT JEE का, तब यहाँ इतना ही जानना है खासकर पारितंत्र के लिए। तो ये बात आपको सबको क्लियर हो गई कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है कि ऊर्जा न तो नष्ट होती है। अच्छा, इसका पारितंत्र में क्या समझ रहे हो? जैसे खा पी के ऊर्जा बन रही है ना शरीर में, हम लोग सर्वाहारी हैं तो तमाम प्रकार के भोजन से ऊर्जाएं हमारे शरीर में आ रही हैं, अंततः एक दिन मरना है, तो मरने के बाद या तो जला दिया जाएगा या तो दफना दिया जाएगा। जला दिया गया तो विभिन्न प्रकार के प्रकाश ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में हम कन्वर्ट हो जाएंगे, और दफना दिया गया तो सूक्ष्म जीव आएंगे और धीरे धीरे उसको क्या कर देंगे? फिर से विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं में मुक्त कर देंगे, विभिन्न कार्बनिक पदार्थों में मुक्त कर देंगे। मतलब ऊर्जा नष्ट नहीं हुई, ऊर्जा का फिर से क्या हो गया? रूपांतरण हुआ। और इसी को एक नए टॉपिक से हम पढ़ेंगे, चक्रीकरण, साइक्लिक। किस किस तरीके से चक्रीकरण होता है? नाइट्रोजन का चक्रीकरण, फास्फोरस का चक्रीकरण, ऑक्सीजन का चक्रीकरण, जल का चक्रीकरण, ये सारी बातें आगे हम पढ़ेंगे। और समझ में तभी आएगी जब ये बात हमको आ रहा होगा। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। अब ध्यान रखिएगा, मैं पहले ही बता दिया कि अगर कोई एक प्रकार की ऊर्जा जितनी मात्रा में, एक प्रकार की ऊर्जा, ये फर्स्ट प्रकार की कोई ऊर्जा है, जितनी मात्रा में ये आपको नष्ट होती हुई दिखेगी, नष्ट होती ही नहीं है बट हमको लगता है ऐसा, तो जितनी मात्रा में ये नष्ट होती हुई, कम होती हुई हमको दिखेगी, 100% है कि इस बंद निकाय, ब्रह्मांड रूपी बंद निकाय में किसी दूसरे रूप में कोई दूसरी ऊर्जा इतनी ही मात्रा में क्या होगी? इतनी ही मात्रा में 100% बढ़ी होगी। यही ये नियम बताता है। काफ़ी कुछ बातें हो गई क्लियर, आपको बात समझ में आ गई होगी। पारितंत्र में कैसे इसका यूज है आगे और मिलेगा। आता हूँ मैं अगले पेज पर, और अब हम बात करते हैं पारितंत्र के दूसरे नियम का, मतलब ऊर्जा प्रवाह के दूसरे नियम का, या ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, और ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं जानते हैं आप तो पारितंत्र रट के ही पढ़ेंगे। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम 12 महीने 14 महीने समय लगाकर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस लेवल पर ही हर सब्जेक्ट की तैयारी हो जाती है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये क्या बोलता है? बहुत कुछ टफ बात नहीं है, समझो क्या बोलता है। ये क्या बोलता है कि कोई एक प्रकार की ऊर्जा है, मान लो विद्युत ऊर्जा है, पहले समझ लो फिर लिखवा दूंगा, इसको बोल के लिखवाऊंगा। विद्युत ऊर्जा है, इस विद्युत ऊर्जा को मैं चाहता हूँ, इसको मैं चाहता हूँ, हम सब चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि इसको एक बल्ब में बहाकर, यहाँ एक एलईडी है, एक एलईडी बल्ब है, लाइट एमिटिंग डायोड, इसमें बहाकर केवल क्या लूँ? प्रकाश ऊर्जा लूँ, केवल प्रकाश में कन्वर्ट करूँ, और कुछ हमको चाहिए ही नहीं, केवल प्रकाश में इसको परिवर्तित कर दूँ, केवल प्रकाश में इसको परिवर्तित कर दूँ। ये मैं चाहता हूँ। मेरे चाहने से क्या होगा? प्रकृति चाहे तब तो, प्रकृति ये चाहती ही नहीं है। जब भी आप इस विद्युत ऊर्जा को केवल प्रकाश में बदलने का प्रयास करोगे तो आप 100% जितनी ये है, जितनी विद्युत ऊर्जा को इसमें भेजोगे वो पूरी 100% प्रकाश में बदलेगी ही नहीं, 100% प्रकाश में नहीं बदलेगी, बल्कि क्या होगा? कुछ अन्य ऊर्जाओं में भी बदल जाएगी ये।
हम जो नहीं चाहते हैं वैसी ऊर्जाओं में भी बदल जाएगी, कुछ अन्य प्रकार के ऊर्जा में ये बदल जाएगी, कुछ अन्य प्रकार है, स नहीं है, ध्यान रखिएगा, चलो मिटाई देता हूँ। कुछ अन्य प्रकार के ऊर्जा में ये बदलेगी, स्वतः बदल जाएगी, हम चाहें या ना चाहें, स्वतः बदल जाएगी। आज थोड़ी आप लोगों से बातें कम इसलिए हो रही है क्योंकि पहले बहुत समय खा गए हो। कुछ अन्य प्रकार के ऊर्जा में स्वतः बदल जाती है। जैसे यहीं एग्जाम्पल में देखो, आप बल्ब को जाके पकड़ के देखो, गर्म हो गया होगा, बल्ब गर्म हो गया है, और गर्म हो गया है इसका मतलब क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा में ऊष्मीय ऊर्जा भी बन रही है, इसीलिए तो हमको गर्म लग रहा है। ऊष्मा भी बताया कि ऊष्मा के होने से ही वस्तु गर्म या ठंडी दिखाई देगी, हमको नहीं रहेगी तो ठंडी, और ऊष्मा है तो गर्म दिखाई देगी। तो बल्ब गर्म क्यों हो गया, हम तो चाह रहे थे कि विद्युत ऊर्जा से सिर्फ प्रकाश लेकर आए, सिर्फ लाइट बने, बट 100% विद्युत ऊर्जा ले गए और उसका कुछ परसेंट तो प्रकाश में बदला, लेकिन कुछ परसेंट उसका अन्य ऊर्जाओं में भी बदल गया। यही है उष्मागतिकी का द्वितीय नियम। उष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या बोलता है कि जब हम एक प्रकार की ऊर्जा को किसी दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं या परिवर्तित करते हैं, तो पहली ऊर्जा केवल दूसरे प्रकार की या वांछित ऊर्जा जिसमें हम चाहते हैं उसी में नहीं बदलती है, बल्कि वह कुछ अन्य प्रकार की ऊर्जाओं में भी बदल जाती है, अर्थात कुछ अन्य ऊर्जाओं में वो विनष्ट हो जाती है। विनष्ट मतलब हमारे लिए विनष्ट हो गई, क्योंकि हम चाह रहे थे कि केवल प्रकाश बने, प्रकाश बना नहीं, तो हमारे लिए वो विनष्ट हो गई। फिजिक्स वगैरह आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोग इसमें पढ़े होंगे क्या, इंजन के बारे में, दक्षता के बारे में। यहाँ भी हम पढ़ेंगे दक्षता, आगे पढ़ेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र की दक्षता क्या होती है, आज के ही लेक्चर में आगे मिल जाए। लेक्चर लंबा होगा, आप स्वभावतः है, आपको पता है कि पहला जो मुद्दा है अभी वही चल रहा है, इसके बाद अभी 4 वो परिभाषाएं हैं, उसके बाद फिर उत्पादकता है, देखेंगे, नहीं हुआ तो एक पार्ट और बना लेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई, लिख लो इसको, केवल आने से नहीं, क्योंकि लिखना भी तो आपको जरूरी है ना। लिखो लिखो, इस नियम के अनुसार कौन दिया था इस पे नहीं जाएंगे। पहले वाले नियम के बारे में मेयर और एक और व्यक्ति था जिसका नाम था मेयर और हेमहोल्ट्ज़, उसने बताया था। द्वितीय के बारे में भी बताया था, तो हमें नाम से मतलब नहीं है, आप सीधे परिभाषा लिखो। लिखो, इस नियम के अनुसार जब किसी ऊर्जा को एक रूप से, इस नियम के अनुसार जब किसी, इसी बात को लिखवा रहा हूं, आप अपने मन से भी लिख सकते हो अगर हिंदी पर कमांड है तो, और नहीं तो बोलोगे सर 3 नंबर में, 5 नंबर, 11 नंबर में लिखवा दो, रटना पड़ जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तो लिखवा रहा हूं कि रिवाइज आप कर पाओ, कभी भूल जाओ तो, अदरवाइज आपको समझ के अपने मन से ही लिखना एग्जाम में, रटना नहीं है। लिखो, इस नियम के अनुसार जब किसी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो पहली ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो पाती है। पहले ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो पाती है, बल्कि पहली ऊर्जा का कुछ भाग अवांछनीय ऊर्जा में बदलकर नष्ट, क्षय या ह्रास हो जाता है। अवांछनीय जो हम नहीं चाह रहे थे, जो हम नहीं चाहते हैं वही अवांछनीय कहलाता है। अवांछनीय ऊर्जा में बदलकर हमारे लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए नहीं, बंद तंत्र है, नष्ट होगा ही नहीं, हमारे लिए अवांछनीय ऊर्जा में बदलकर क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आपको लगता है तो आप इसको क्षय लिख लो, क्षय हो जाता है, या इसी को आप लिख सकते हो ह्रास हो जाता है, ह्रास हो जाता है, जो भी आपको अच्छा लगे, तीनों एक ही बात है। तो ये परिभाषा है, आप दिमाग में इसको रखिएगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, नहीं डबल से नहीं बोलूँगा, एप्लीकेशन पर रिकॉर्डेड है, आप
फिर से एक बार देख लेना, जब भी मौका मिले तो आप कहीं ना कहीं खोए होंगे, कहीं ना कहीं 100% खोए होंगे, इसलिए नहीं लिख पाए होंगे, क्योंकि मैं एकदम ऑफलाइन क्लास का जो बोलने का स्पीड रहता है वही स्पीड रखा था। तो पार्क में तो नहीं थे आप। दिल और दिमाग को क्लास में ही रखो। फिजिकल नहीं दिख रहा हूँ, मोबाइल पर तो दिख रहा हो ना, और ऑफलाइन क्लास में कौन सा आके मुझे छू लेते हो, अभी भी नहीं छू पाओगे। चलो अब ऊर्जा प्रवाह से संबंधित लास्ट नियम पढ़ेंगे, फिर पिरामिड में इसकी बात आएगी तो आपको 100% समझ में आएगा। अगले पेज पर चलता हूँ और आपको बताता हूँ, जब ये दो बातें समझ में आ गई तो एक भाई थे, इनका नाम था रेमंड लिंडमान, कुछ लोग लिंडमैन बोलते हैं। अब हम लोग इंडियन हैं, इंग्लिश को टॉप लेवल पे बोलते हैं। अरे टॉप लेवल, तो हम अपने मन से इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन कुछ भी बना देते हैं, उच्चारण। तो अब उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ किताबों में लिंडमैन लिखा हुआ है, कुछ किताबों में लिंडमान लिखा हुआ है। मैं तो मान ही लिखूंगा, मान ठीक लगता है। तो लिंडमान का नियम, लिंडमान, रेमंड लिंडमान नाम का व्यक्ति था, इसके मन में लड्डू फूटा जब ये दो नियम पढ़ लिया उसने देखा कि मान लो ये पालक है, मैं यहाँ पे पालक को ऐसे ही बनाऊंगा, ये पालक है और ये बकरी है। और मत बोलना सर बकरी और पालक एक ही जैसे कैसे, समझने से मतलब है। तो पालक ने क्या किया है कि सूर्य से प्रकाश लिया, पालक ने सूर्य से प्रकाश लिया, मृदा से, मिट्टी से खनिज लवण लिया, मिट्टी से खनिज लवण और पानी लिया, प्लस जल लिया, पानी लिया, और प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना बनाया। खाना बनाने के बाद अब उस खाना का कुछ भाग, ध्यान रखना, उस खाना का कुछ भाग तो ये अपने लिए यूज कर लेगी, पालक कर लेगा या कर लेगी जो आपको अच्छा लगे। कुछ भाग अपने लिए यूज कर लिया और बाकी भाग बच गया इसके शरीर में, तो इसने इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा किया तो ये अपने लिए, इसलिए नहीं किया है कि बाकी कोई खा ले। बट हमारा जीवन चक्र ही ऐसा चलता है। बकरी घूमते हुए आई और पालक को खा गई। और मैं ये मान लेता हूँ कि जो इकट्ठा हुआ हिस्सा था ना, मैं ये मान लेता हूँ कि जो इकट्ठा वाला हिस्सा था वो 100% था, अपने मन से हमने मान लिया। आगे जय भार, जय द्रव्यमान पढ़ाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। इमेजिन कर लेता हूँ कि 100% इसने इकट्ठा किया था, तो बकरी जब इसको खाएगी ना, तो बकरी में इस खाद्य ऊर्जा का 100% ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि बकरी खाकर कुछ उत्सर्जित कर देगी, कुछ और कर लेगी। तो इसके शरीर में सिर्फ क्या होगा, इसका 10% ही आगे जाएगा, 10% भाग प्रवाहित होगा या स्थानांतरित होगा, 10% भाग ही प्रवाहित होगा। मतलब 100 का 10% निकाल लो, 100 का 10% करोगे क्या आ जाएगा, 10 इकाई। अगर ये 100 इकाई था, इमेजिन कर लो कि 100 इकाई या 100 मात्रक था ये, तो यहाँ कितना, सिर्फ 10 इकाई ही आया। अब इमेजिन कर लो कि इस बकरी को यहाँ पे कोई शेर ही डायरेक्ट ले लो, कोई शेर है और इसने क्या कर लिया, बकरी को खा लिया। तो इसमें ऊर्जा का फिर क्या होगा, 10% भाग ही स्थानांतरित होगा, प्रवाहित होगा या स्थानांतरित होगा। मतलब ये जो हमारा 10 इकाई है ना, 10 का 10% निकाल दो, 10 का 10% निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा, 10 इंटू में 10/100 क्या आ जाएगा, एक इकाई, सिर्फ एक इकाई इसके शरीर में आएगा। और ये ऐसा नहीं कि सपने में खोकर लिंडमान साहब ने बता दिया। लिंडमान ने बड़ा इस पर मेहनत करके ये सारा एक्सपेरिमेंट करके देखा कि एक पोषण स्तर से, एक पोषण स्तर है, एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर पर जो खाद्य ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो सिर्फ 10% ही होता है कुल का, 10% से ज़्यादा कदापि नहीं होता है।
और ऐसे ही ये चलता रहेगा। इसी को बोला गया है लिंडमान का नियम। लिंडमान ने बताया कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और क्रमिक रूप से ऊपर के पोषण स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण होगा तो हमेशा पहले वाले पोषण स्तर का 10% भाग ही ऊर्जा के रूप में अगले पोषण स्तर पर स्थानांतरित होगा। इसी को बोलते हैं लिंडमान का नियम। और इसलिए जब पिरामिड पढ़ाएंगे ना आप लोगों को, ऊर्जा का पिरामिड, तो देखिएगा हमेशा सीधा ही बनेगा। लिंडमान का नियम लिख लो फटाफट, लिखो। जैव वैज्ञानिक लिंडमान ने किसी पारितंत्र में खाद्य जाल या आहार श्रृंखला के माध्यम से होने वाली ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे लिंडमान का, ये बताओ 10% प्राप्ति हो रही है ना, तो जिसे लिंडमान का 10% प्राप्ति का नियम लिखो, जिसे लिंडमान का 10% प्राप्ति का नियम 10% गेन लॉ, 10% प्राप्ति का नियम, या 90% क्या हो जा रहा है, हानि हो जा रहा है। 90% किसी अन्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जा रहा है, उत्सर्जन में निकल जाता होगा, किसी अन्य रूप में चला जाता होगा, तो क्या 90% ह्रास का नियम कहा जाता है, 90% क्षय का नियम कहा जाता है, या ह्रास का नियम कहा जाता है। तो केवल लिंडमान का नियम बोलेगा तब तो बड़ा खुश रहोगे, ये नाम बोल देगा तो बोलोगे पढ़ाया नहीं। इसलिए लिख लो, जिसे लिंडमान का 10% प्राप्ति का नियम या 90% ह्रास का नियम कहा जाता है। फुल स्टॉप, लाइन चेंज। इस नियम के अनुसार, यही बात जो समझाया हूं, इस नियम के अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह केवल 10% ही हो पाता है, केवल 10% ही हो पाता है, जबकि ऊर्जा का 90% भाग, द्वितीय नियम काम करेगा, जबकि ऊर्जा का 90% भाग अवांछनीय ऊर्जा के रूप में क्षयित हो जाता है, हासित हो जाता है, ह्रासित हो जाता है, जो आपको अच्छा लगे। मैं तो खैर जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे ह्रास बोलते हैं, बट आप हास बोलते हैं तो हास लिख लीजिए, अच्छाइत लिख लीजिए। जबकि 90% भाग अवांछनीय ऊर्जा के रूप में हासित हो जाता है। यही लिंडमान का नियम है। डायग्राम ये बना ही लिए हो। ये सब पीछे पढ़ा दिया हूँ कि जो प्रथम पोषण स्तर होता है ना, पालक क्या है, प्रथम पोषण स्तर, तो सूर्य के प्रकाश का भी पूरा ऊर्जा ये काम नहीं कर पाते हैं। सूर्य के उस ऊर्जा की मात्रा जिसका प्रयोग जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते हैं, पीछे पढ़ाया हूँ, बस रिवाइज करा दे रहा हूँ। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा की वह मात्रा जिसका प्रयोग स्वपोषी घटक, या हम बोल सकते हैं कि प्राथमिक घटक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं पार। पार मतलब क्या, फोटोसिंथेटिकली, इंग्लिश में ही लिखो इसको, इसका हिंदी नाम नहीं है और ये पहले पढ़ा चुका हूँ। फोटोसिंथेटिकली, उसके बाद एक्टिव, सक्रिय, एक्टिव रेडिएशन, और मुख्य रूप से ये लगभग 50-55% आपको बताया था कि होता है, लेकिन पौधे सिर्फ इसका 1 से 5% ही प्रयोग करते हैं। ये सारा बात पहले पढ़ा दिया हूँ, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर पढ़ाऊँगा। अब लगे हाथों लिंडमान के नियम के लिए एक बार फिर से फर्स्ट पेज पर आ जाता हूँ, उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। देखो ये वाला तो पता नहीं क्या हो गया है, हट ही नहीं रहा है,
छोड़ो, अभी मुझे ये आता भी नहीं हटाने। देखो यहाँ पे देखो यही बता रहा है कि सूर्य के ऊर्जा लिए पार, अभी दिमाग में रखना पार, PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन लिए ये पादप क्या कर लिए, अपना खाना खुद बनाए। इनको खाया जब चूहा तो सिर्फ 10%, ध्यान रखिएगा, सिर्फ 10% पास हुआ। चूहे को जब खाया सेकेंडरी कंज्यूमर सांप, तो उसमें 10% गया होगा। मतलब सब सिंपल समझ लो कि ये अगर 1000 है तो 1000 का 10% निकालना है इसमें, उसका 10%, उसका 10%, उसका 10%, वही ये एरो बता रहा है। एनर्जी पिरामिड सीधा बना है, वो पिरामिड अभी दिमाग में मत लाओ। तो ये आप दिमाग में रखिएगा। और नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे जो ये डीकम्पोजर हैं, ये डीकम्पोजर क्या करते हैं, तो कोई भी मर गया, ये पीछे पढ़ा दिया हूँ, ये कोई भी स्तर वाले मर जाएंगे तो उनको ये सड़ा गला कर फिर से क्या कर देते हैं, मिट्टी में मिला के चक्रीकरण कर देते हैं। जो चक्रीकरण हम आगे पढ़ेंगे, चक्रीकरण, साइक्लीकरण आगे हम पढ़ेंगे कि पारितंत्र में चक्रीकरण कैसे होता है। ये भूगोल में भी आपको काम करेगा, यहाँ तो काम करेगा ही। तो इस तरीके से एक बार फिर से पूरे पॉइंट पे आता हूँ। ये वाला पॉइंट हमने कवर कर लिया। अब पहला इशू खत्म, बड़ा इशू था। अब दूसरा इशू हमको पढ़ना है, कुछ महत्वपूर्ण पद। पहला इशू कितने पेज में ख़त्म हुआ देख लो एक बार। पहला इशू यहाँ से शुरू हुआ, डबल से बात नहीं करूँगा। फिर हमने ये देखा, उसके बाद फिर हमने ये देखा, उसके बाद फिर हमने एक इशू के लिए देखो कितने समय हमने लगाया। उसके बाद फिर हमने ये देखा, उसके बाद फिर हमने ये पेज देखा, और अंततः जाके अब ख़त्म हुआ। चलो, तो अब हम लोग इतना बात अगर पढ़ लिए हैं तो अब सेकेंड इशू पढ़ेंगे। और सेकेंड इशू पहले हम जो बनाए हैं उसी को देख लेते हैं, जो हमारा ये। अब सेकेंड इशू क्या रहेगा, हेडिंग डाल लो, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे, कुछ इंपॉर्टेंट इशू। इसमें ये 4 बातें पढ़ेंगे, जैव संश्लेषण, जैव अवनमन, जैव भार और जैव द्रव्यमान। फिर आगे का तीसरा इशू पढ़ेंगे। तो इतनी बात क्लियर, इतनी बात सबको क्लियर हो गई, ठीक है। नहीं, भोपू तो बंद ही है, इसीलिए बंद है क्योंकि इतना आप लोग बजाए हैं शुरू में कि हालत बिगड़ा पड़ा है। चलो, तो अब हम लोग शुरू करेंगे अगला टॉपिक।